आखिरकार क्या भारत अपना नया यूएन बनाएगा? आखिर यूएन को लेकर बहुत बड़ी बात भारत ने क्यों कह दी है, जानेंगे। एक बार फिर से वीटो पर किस तरीके से पेच पड़ा, जिसके बाद भारत ने ये बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में फैले हुए इस नए वेरिएंट के बाद भारत ने भी इमरजेंसी बैठकें करनी शुरू कर दी है। इसके बाद आखिर क्या कहा जा रहा है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में जिस तरीके से नए वेरिएंट BF.7 ने तबाही मचाई हुई है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हालात इतने गंभीर हैं कि बेड तक नहीं मिल रहे हैं। चीन में महाविस्फोट के बीच अब खबर ये आ रही है कि ये वेरिएंट कई और जगह पे भी फैल रहे हैं। वेरिएंट के 3 लोग भारत में भी मिले हैं। हालांकि जैसे ही चीन में इस तरीके के हालात हुए हैं, उसके बाद भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जगह पर मास्क पहन कर जाएं। एयरपोर्ट पर भी विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच के आदेश दे दिए हैं। वैसे क्या है BF.7? अब जब दुनिया को ये लगने लगा था कि महामारी का अंत शुरू हो गया है, सब चीज खत्म हो रहे हैं, तो चीन में फिर से इसने पैर पसारने शुरू कर दिए। स्थिति तो बहुत खराब है। चीन में अस्पतालों में मरीजों की संख्या 85 से 95% तक बढ़ गई है। रोज हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और अब समस्या ये हो रही है कि दुनिया भर में चिंता हो रही है कि क्या नए वेरिएंट निकल कर पहुंचेंगे दूर दराज तक और पड़ोस के देशों में भी। WHO ने चाइना से मांगा है डेटा, लेकिन ये सभी जानते हैं कि चाइना डेटा देने में किस तरीके से झूठ बोलता है। जैसे आपको बता दें, चीन में जो वेरिएंट फैला है BF.7, इसने कहर तो मचा ही दिया है, पर कहा जा रहा है कि चाइना में जो मौतें होंगी ना, वो ज्यादा होंगी। इसके पीछे कारण है। कारण एक तो ये है कि चाइना में बुजुर्ग आबादी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि चाइना ने वैक्सीनेशन को किसी भी तरीके से फॉलो नहीं किया है, और ऐसे हालात में ये ज्यादा मौतें लेकर आएगा चाइना में। लेकिन दुनिया के बाकी देशों को भी सतर्क रहना होगा और सतर्क रह के देखना होगा कि जिस तरीके से चीन में BF.7 का संक्रमण भयावह रूप से फैल गया है, कहीं ऐसा न हो कि ये बाकी दुनिया के देशों में भी फैले। हमारे देश में ओमिक्रॉन फैला था। ओमिक्रॉन हल्का था क्योंकि यहाँ की जनसंख्या पहले के संक्रमण और वैक्सीनेशन की वजह से सुरक्षित थी। इसके अलावा हम लोग पहले ही इसकी कीमत चुका चुके थे। जैसे कि डेल्टा के लहर के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन जो बच गए उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। इसके अलावा ओमिक्रॉन मुख्य तौर पर बुजुर्गों को मार रहा है और हमारे पास आबादी युवा है। यही वजह है कि ज्यादा तेजी से फैलने के बावजूद भारत में ओमिक्रॉन सर्दी, बुखार, खांसी और गले में खराश तक सीमित होकर रह गया। अब देखना ये होगा कि क्या ये वेरिएंट किसी और तरीके से भारत में समस्या न फैलाए या दुनिया के बाकी देशों में समस्या न फैलाए, जिसकी वजह से एडवाइजरी जारी किया गया है कि आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें। सार्वजनिक जगह पर जाने से पहले मास्क वगैरह लगाना शुरू कर दें। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा ही बवाल काट दिया है। ये तो एकदम से तय है कि जो UNSC के मेंबर हैं, UNSC के 5 मेंबर जिनके पास वीटो पावर है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई 6ठा, 7वां, 8वां आए जिसको वीटो पावर मिले। और इस बार तो गुटरेस ने अपने भाषण में साफ कर दिया। गुटरेस ने ये कहा कि हाँ, UN का विस्तार होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को बड़ा करना चाहिए, लेकिन मैं वीटो पावर को लेकर आश्वस्त नहीं हूँ। गुटरेस ने वही बात कही जो बात उसे दिख रही है। ये जो UNSC में 5 मेंबर है ना, ये 5 मेंबर वीटो पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसके पीछे कारण है पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल मूव इन 5 देशों के आसपास घूमता है। अगर आपको UNSC में अपनी बात मनवानी है तो इनके साथ खड़े रहो, इनके साथ हथियार खरीदो, तब ये आपकी बात मानेंगे, तब आपको वीटो का साथ मिलेगा। ये इनकी पॉलिसी रही है, ये शुरू से रही है। अब अगर कोई भी देश वीटो लगा देता है तो वो प्रस्ताव रुक जाता है। वीटो की जरूरत है
और वीटो की जरूरत के लिए आपको इन 5 देशों में से किसी एक से दोस्ती बहुत अच्छी रखनी होगी, तभी आपको वीटो का लाभ मिलेगा। तो ये जानते हैं वीटो का मतलब क्या है और वीटो का क्या पावर है। जहाँ तक यूएन की जनरल असेंबली है, वहाँ पर अगर कोई फैसला तय होता है तो वो मानना न मानना कोई बाध्य नहीं कर सकता है, लेकिन यूएनएससी में अगर कोई फैसला पास होता है तो फिर यूएनएससी उसको बाध्य करवा सकती है। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था लीबिया वॉर में। लीबिया वॉर में क्या हुआ था, एक रिजोल्यूशन पास किया गया था यूएनएससी में और इस रिजोल्यूशन को कहा गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1973। 17 मार्च 2011 को ये प्रस्ताव पास होता है। 10 देश यहाँ पर वोट करते हैं और ये 10 देश वोट करने के बाद 10 देश वोट करने के बाद ये राइट दे देते हैं नाटो को कि आप लीबिया पर हमला करो। 5 देश इसमें अब्सटेन रहते हैं, 10 का वोट चला जाता है और नाटो को खुली छूट मिल जाती है। असर क्या होता है? असर ये होता है कि नाटो यूएनएससी से कहलवाता है कि नो फ्लाई जोन कर दो, लीबिया के आसपास के इलाके में नो फ्लाई जोन हो जाता है और अब नाटो की सेना गद्दाफी को उखाड़ फेंकती है और यहाँ पर धड़ाधड़ एयर स्ट्राइक होते हैं। तो वीटो और यूएनएससी की क्या पावर है, ये एक एग्जाम्पल से समझ में आ गया। गद्दाफी को उखाड़ कर फेंकना, कहा जाता है कि गद्दाफी अमेरिका को चैलेंज करने लगा था और अमेरिका नहीं चाहता था कि गद्दाफी की वजह से और भी दुनिया के देश के नेता उसी तरीके से बगावत करने लगे, उसी सोच पर चलने लगे। हालांकि गद्दाफी के बारे में ये भी कहा जाता है कि खुद भी वो एक बुरा तानाशाह था, पर हाँ, अमेरिका के इशारे पर यूएनएससी चला और अमेरिका के फेवर में काम हुआ। यही वजह है कि ये 5 देश नहीं चाहते हैं कि कोई छठे को वीटो मिले। पर इस बार भारत ने कुछ और ही कह दिया है। भारत में प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ने कहा कि अगर यूएन अपने आप में विस्तार नहीं करता है तो फिर जान लीजिए कि यूएन खुद ही नहीं बचेगा और उसकी जगह कोई और संस्था ले लेगी। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा लोकतंत्र तो G20 में देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दें, G20 को लेकर ये बात कहना, और इस साल प्रेसिडेंट है भारत G20 का, माने क्या भारत नए संस्था के बारे में सोच रहा है। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर जितनी पुरानी व्यवस्थाएं हैं सब टूट कर नई बननी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।